फिर इसके बाद हमारे पास लीगल, इज दैट क्लियर? कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर? मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी कितनी है? सवाल आ गया एमसीक्यू के अंदर। मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी दो तरह की हैं, वन इज टेकिंग, द अदर इज डिलीवरी। व्हेन वी से टेकिंग, क्या चीज ध्यान में आती है? बाय द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, आप एक प्रोसेस से गुजर के एक्वायर करते हैं, जिसको अगर मैं दूसरे अल्फाजों में कहूं कि फोर्सफुली आप लेते हैं। व्हेन वी से डिलीवरी, बंदा वॉलंटियरली देता है, ठीक है सर मैं खाली करके जा रहा हूं, इसके अंदर एलिमेंट फोर्सफुल नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर सिंपल दो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होती है, दैट्स इट। टेकिंग की जब हम बात करेंगे तो फौरन इमीडिएटली द प्रोसेस ऑफ लॉ कम्स इनटू माइंड, ठीक है। जब सवाल आए कि व्हाट आर द टू मोड्स या व्हाट आर द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी अंडर द ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो आप कहिएगा ऑप्शन 3-4 लिखे हुए हैं, तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए टेकिंग और डिलीवरी, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स पेज नंबर 184 हम करेंगे ये कि जल्दी क्विकली स्कैन करेंगे पहले लेग ऑफ ये हमारे लेक्चर में कि जितने कंसेप्ट है क्लियर करा दें। ब्रेक के बाद हम जो एमसीक्यूज़ है ना उसको अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे कि पैटर्न क्या है, एमसीक्यूज़ का क्या आता है। मेरे पास एक और बुक भी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस द लॉ द थ्योरी ऑफ लॉ, हमारे पास ये लाइब्रेरी में अवेलेबल है। इसके पीछे भी छोटे छोटे सलीस किस्म के सादा अल्फाजों में एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इससे भी कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा हार्डली मेरे ख्याल में कुछ, मैं इसहाक साहब को कहूँगा अगर इसमें कोई कबात नहीं होगी तो फोटो कॉपी करा के इनको दे सकते हैं आप एडिशनली। ये सिर्फ इसमें मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये अवेलेबल है, इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है। फिर स्टूडेंट 184 के ऊपर इन्होंने थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइड की हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में कितनी तरह की थ्योरीज हैं पनिशमेंट्स की? द पर्पस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द पनिशमेंट आर टू रिड्यूस क्राइम इन द सोसाइटी। देयर आर 5 थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट ऑफ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस। दे आर डेटरेंट थ्योरी, वो जो आपको पता है, मैं रिपीट कर देता हूँ। Deterrent theory, more punishment than the crime to deter the offender and common public cuttings of hand, यानी कि किसी को रोकना, किसी के लिए एक सबक आमोज चीज़ देना माशरे के अंदर, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह के ऑफेंस के अंदर दोबारा रिपीट ना हो। एक पर्पस ये होता है डिटर करने के लिए। दूसरी है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, कॉपी ऑफ द सेम इक्वल पनिशमेंट टू रिटर्न द रॉन्ग टू द ऑफेंडर व्हाट ही हैज़ डन टू द सोसाइटी। जिस तरह का नुकसान उसने सोसाइटी को पहुंचाया है उसी के एक्सटेंट तक नुकसान उसको भी पहुंचाया जाए, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। ये जो 5 पनिशमेंट है, 4 पनिशमेंट है, जब भी कोई जज, सिविल जज, सीनियर सिविल जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कभी भी जजमेंट अपनी देगा, ये कंसेप्ट में बिहाइंड द माइंड ये चीज़ें रखेगा कि मैं इसकी इस्लाह कर रहा हूँ या नहीं होता। स्टूडेंट्स ये चीज़ आप ध्यान में रखें। We as a professional judges, magistrate or lawyers are not there to punish everybody कि हम ही ने ठेका लेके रखा हुआ है। हमारा इंटेंशन being educated person just to reform the society। अब रिफॉर्म कैसे होता है? जो काम करने वाला, जुर्म करने वाला वो भी इंसान है, बंदा खुदा है, उसको इस माशरे ने क्रिमिनल बनाया है, वो खुद नहीं बन के आया माँ के पेट से। कोई एलिमेंट्स, कोई इश्यूज़ हैं तो पनिशमेंट करते हुए भले प्रोसिक्यूशन कहे कि सर इसने दुनिया जहां का कर दिया काम और बस क़यामत आ गई है और ये हो गया और वो हो गया है, आपको वो 4 प्रिंसिपल या 5 प्रिंसिपल की थ्योरी जहन में रखनी है कि हम इसको क्या करें कि ये सोसाइटी में भी काफ़ी हेल्पफुल रहे और मज़ीद एक प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव इंसान बन के सोसाइटी के अंदर अपना किरदार अदा करे। नंबर 3 है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, hate the crime not the criminal and reform the society to stop crimes. Preventive theory, it is also called disability theory, which states to prevent the society from wrongdoer by sending him to jail. Expiatory theory, it is also compensatory theory, which states to let the offender pay for his wrong done to the society. ये वाला जो लास्ट वाला है ना, इससे पहले शुरू में अगर आप जो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट थी वो 4 ही थी, डिटरेंट, रेट्रीब्यूटिव, रिफॉर्मेटिव एंड प्रिवेंटिव। ये बात की 19th सदी में या 19th सेंचुरी में इसको किया गया।
कि आपने जो काम किया उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का आप कंपनसेट दें, उसको कंपनसेशन दें। ठीक है, ऊपर वाले इफेक्टिव हैं, ये वाले इफेक्टिव आजकल नहीं है, या मेरी नाकिस नॉलेज में, मैं थोड़ा सा इसमें ये मेरे जहन में है, ये इतना प्रोडक्टिव नहीं रहा है या नहीं हो रहता। वजह उसकी क्या है? एक बंदा करप्शन करता है, मैंने 2 अरब रुपए की करप्शन कर दी, प्ली बार्गेन में जी आप 50% दे के काम कर लें, बाकी 50% में 2 अरब में 1 अरब रुपए तो फिर भी उसके पास है, क्या फायदा हुआ? इसी को देखते हुए, रियलाइज करते हुए नैब के अंदर प्रॉब्लम थी तो सुप्रीम कोर्ट को एक्ट करना पड़ा, तो उन्होंने साथ ही में एक स्ट्रिंज लगा दी कि जनाब जो कोई भी नैब के करप्शन चार्जेस में अरेस्ट होगा या पनिश होगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा पब्लिक ऑफिस से। पढ़ा होगा ना आपने, ताकि नेक्स्ट टाइम दोबारा करके ना आए, क्योंकि होता यही था कि वो करप्शन करने के बाद पैसे दे के प्ली बार्गेन करके दोबारा अपनी जगह बैठे, ठीक है भाई 5 सालों में दोबारा कमा लेंगे, तो वो इशू बारहा रहता था। तो ये मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक जो है ना, इतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। एनीवेज, क्वेश्चन जब आए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स आर देयर इन द जूरिस्प्रूडेंस, क्या कहेंगे? 5 काइंड्स। ठीक है, लिखना आपने एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ 5 ही है। अब इसमें फॉर एग्जांपल डेटरेंट थ्योरी है, रेट्रिब्यूटिव है, रिफॉर्मेटिव है और प्रिवेंटिव है, एक्सपेटरी है। ये 5 लिखे हुए, छठा लिखा हुआ होगा तो डेफिनेटली नो है। ठीक है, सवाल ये भी आ सकता है कि द डेटरेंट थ्योरी ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइड्स फॉर डैश पनिशमेंट। आप उसकी डेफिनेशन देख के की होगी, आपने जहन में अलर्ट रह के लिखना है कि इसमें क्या है। डेटरेंट का मतलब रोकना, रोकथाम, टू प्रिवेंशन मेजर लेना, डेटरेंट करना। ठीक है, फिर इसके बाद हमने स्कूल्स ऑफ थॉट इन मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस की बात की है। ये मुख्तलिफ 1 2 3 4 5, देयर आर 5 स्कूल्स ऑफ थॉट अंडर द जूरिस्प्रूडेंस। नंबर 1 इज फिलोसॉफिकल स्कूल और नेचुरल लॉ। दिस इज द स्कूल फाउंडेड बाय एरिस्टोटल। इसकी थ्योरी क्या थी? बेस्ड ऑन अ यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर। जिस तरह कायनात तख्लीक में आई है, जिस अंदाज से तख्लीक में आई है, जिस तरह उसका नेचर है कायनात का, उसके मुताबिक जो लेके चलना है, उसको जो है ना फिलोसॉफिकल स्कूल या नेचुरल लॉ कहते हैं। नेचर का अपना कोर्स है ना हर चीज़ में, तो अरिस्टोटल कहता है कि नेचर को अडॉप्ट करते हुए जो काम नेचर करती है उसी के मुताबिक आपने लॉ बनाने हैं। तो ये स्कूल का उन्होंने नाम दिया। दूसरा है एनालिटिकल स्कूल, ऑल्सो नॉन एज एम्पेरेटिव स्कूल और द ऑस्टेनियन स्कूल। इसके ज्यूरिस्ट थे जेरेमी बेंथम और इनकी थ्योरी थी रिलेशन ऑफ लॉ विद द स्टेट। इन्होंने एक नया स्कूल ऑफ लॉ बनाया, स्कूल ऑफ थॉट बनाया, जिसमें वो कहते हैं, अब जाहिर है पहले वाला एरिस्टोटल कब का था? 15वीं 16वीं सदी का या 14वीं सदी का था। अब जेरेमी बेंथम बाद में सब्सिक्वेंटली आया, जब जहाँ पे पॉलिटिकल स्टडी, पॉलिटिकल थ्योरी थोड़ी सी इन्फोर्स होती चली गई, स्टेट का कंसेप्ट, मुल्क बनने शुरू हो गए थे, ममालिक जो है ना अपनी आज़ादियाँ लेना शुरू कर दी थी, जंगें लड़ी गई थी, तो उन्होंने अपनी लॉयल्टी को शो करते हुए कि स्टेट के साथ लॉ को इस तरह रिफॉर्म किया जाए या लॉ को इस तरह लेके आया जाए जो कि स्टेट के साथ हम आहंगी करे, तो ये ऑस्टेनियन स्कूल ऑफ लॉ कहलाया। ठीक है, जॉन ऑस्टन एंड जेरेमी बेंथम इसके फाउंडर थे। जब हम बात करेंगे ऑस्टेनियन स्कूल ऑफ थॉट वाज प्रोपाउंडेड बाय डैश, तो क्या लिखेंगे? जेरेमी बेंथम और जॉन ऑस्टन, दोनों में से एक लिखना है। अगर आपके पास चॉइसेस दोनों की आई हुई हो, यानी कि 1 2 3 4 चॉइसेस के अंदर दो दो मुख्तलिफ लोगों का सलीम एंड अनवर लिखा हुआ हो, जॉन ऑस्टन एंड जेरेमी बेंथन लिखा हुआ है, एरिस्टोटल एंड फ्रेडरिक कॉल लिखा हुआ हो, तो आप फौरन समझिएगा ऑस्टेनियन। ऑस्टेनियन पका लें जहन में, ऑस्ट्रेलियन के साथ ये 2 वर्ड जॉन ऑस्टन एंड जेरेमी बेंथम, ये आना चाहिए आपका। ठीक है, कंसेप्ट फौरन आपका स्ट्राइक बैक करे कि जी हमें ये पढ़ाया गया कि जहां पे रिलेशन ऑफ द लॉ विद स्टेट, मुमलिकत के साथ कानून की हम आहंगी। नंबर 3 इज हिस्टोरिकल स्कूल। इनके ज्यूरिस्ट थे मॉन्टेस्क्यू
सेविग्नी, हेनरी मैन एंड पुच्चा। अच्छा, थ्योरी क्या है इसकी? रिलेशन ऑफ द लॉ विद सोसाइटी। इन्होंने ये स्कूल ऑफ थॉट बनाया कि लॉ को सोसाइटी के साथ या मुआशरे के साथ हम आंगी हो उसकी। इन्होंने नेचर ऑफ लॉ को भी डिस्कार्ड कर दिया, इन्होंने स्टेट के साथ हम आंगी को भी डिस्कार्ड कर दिया। इन्होंने कहा है कि जी दी सोसाइटी इज ऑप्टिमम, सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट, सोसाइटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसको जहन में रखते हुए आपने लॉ बनाने हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, इसमें काफ़ी प्रोफेसर्स हैं, ज्यूरिस्ट हैं, एलरिच है, रॉस्को पाउंड है, ऑगस्टे कॉम्टे, डुगॉट, रोडोल्फ वैन एन हेरिंग। ये 5-6 के करीब जो प्रोफेसर्स हैं ये हैं। अगर आपको स्टूडेंट ज्यूरिस्ट के नाम नहीं भी आते तो कोई बात नहीं है, मगर कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। जब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल का मतलब ये है सोसाइटी, एक एक वर्ड साथ रखें, हिस्टोरिकल सोसाइटी, ऑस्ट्रेलियन स्टेट। अच्छा, नेचर का क्या था? यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर। पहले का कौन था? एरिस्टोटल। दूसरे का कौन था? दो नाम लिए थे मैंने, जॉन ऑस्टन एंड जेरेमी बेंथम। ठीक है। तीसरे का कौन था? फ्रेडरिक कॉल। ठीक है। अब ये अंडरस्टूड है कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट का जो प्रोपाउंडर था, ही वाज नॉट द एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का क्या था? नेचुरल लॉ। ठीक है। फिर इसके बाद है सोशियोलॉजिकल स्कूल, इसमें भी एनरिच, रॉस्को पाउंड, ये सब हो गए। अच्छा, थ्योरी इसकी है रिलेशन बिटवीन द लॉ एंड सोशियोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी? There you are. Study of the society, रहन सहन, खाना पीना, एवोल्यूशन, प्रोग्रेसिव कस्टम्स, प्रैक्टिसेस सोसाइटी के अंदर, वो सब की सब कम्स अंडर द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। ये कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड सोशियोलॉजी, इसको कहा गया सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है। नाम कॉमन है, सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजिकल। ठीक है, फौरन हो जाना चाहिए आपका। मॉन्टेस्क्यू और ऑगस्टे कॉम्टे जो थे इनके फाउंडर थे। इसके बाद जो है लास्ट में रियलिस्ट स्कूल, ये कहते हैं कि लॉ इज बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द लॉयर्स एंड जजेस। अब देखें, इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है, इन्होंने फाउंडर के आगे जो है ना साल भी लिखे हैं और पीरियड्स भी लिखे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि तमाम लोगों ने अपनी अपनी डिफिनेशंस दी हैं, इनके अपने अपने पीरियड्स थे। एरिस्टोटल का इन्होंने पीरियड नहीं दिया, जॉन ऑस्टन का और जेरेमी बेंथम का नहीं दिया। फ्रेडरिक कॉल का है 1789 से लेके 1861। अब आप साथ साथ जनरल हिस्ट्री के इस पीरियड को भी काउंट करें, क्या होता रहा दुनिया में। फिर इसके बाद जो है सोशियोलॉजिकल स्कूल में मॉन्टेस्क्यू जो है ना 1689 से लेके 1755 1755 तक इन्होंने अपना इनका फलसफियाना पीरियड था। फिर ऑगस्टे कॉम्टे 1798 से लेके 1857। अब आपको मैंने 5 स्कूल ऑफ थॉट बताए, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कल अगर आप इन पांचों में से एक की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, उसी थ्योरी को मजीद उसके ऊपर स्टडी करते हैं, तो कल आपका नाम भी इन प्रोफेसरों के साथ नीचे आ सकता है। तो यही लोग हमारे जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, इसी तरह ही होते हैं। वो फेमस हो जाते हैं, हम लोग फेमस नहीं होते। पढ़ते हम वही चीज़ें हैं, दरअसल वहाँ पे मार्केटिंग ज़्यादा हो जाती है, चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, हम लोग ज़्यादा उनसे एनवी हो जाते हैं। वो थोड़ी सी एनालिसिस करके चीज़ों को अच्छे अंदाज में पेश करके बताते हैं कि जी उनके नाम के आगे एक और कल किसी और अंग्रेज़ का नाम भी आ जाएगा। 10 साल के बाद कोई दोबारा MCQ पढ़ रहा होगा तो नीचे इनके नाम के साथ कि भाई जो मॉडर्न जो फिलोसोफर हैं इस स्कूल ऑफ थॉट के, ये फ्रेंच हैं, उनका नाम आ जाएगा। तो सब कॉन्टिनेंट से इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो उनमें से कोई नहीं आ सकता। डेफिनेटली वो दूसरी सहरा हासिल बहस है, उसके हम अंदर नहीं पढ़ेंगे। तो अब ये जो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है, ये देखें, इनका पीरियड है 1904 से लेके 1980।
1904 से लेके 1980 के दौरान ये जो प्रोफेसर थे हैन साहब, इन्होंने ये थ्योरी प्रोपाउंड की कि लॉयर्स और जजेस के पर्सपेक्टिव को आप लेंगे, जो चीज़ बनेगी दैट इज कॉल्ड द जुरिस्प्रूडेंस, दैट इज कॉल्ड द रियलिस्ट स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। और होता भी आजकल यही है। आप देखें ना, 2000 साल के बाद, वकला तहरीक के बाद आज हम खड़े हुए हैं जहाँ पे भी ज़्यादातर हमने जो लॉ बाय स्टैच्यूट है या लॉ बाय बुक्स हैं, स्टैच्यूट्स को हमने कम छोड़ दिया। आजकल ज़्यादा नज़ायर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के माने जाते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट का कोई केस लॉ लेके आ जाएं जिसके अंदर ये बात लिखी हुई हो। तो लॉयर्स एंड जजेस, सर ये फ़लाँ लॉयर की बहुत अच्छी किताब है, इन्होंने सारी ज़िंदगी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रैक्टिस किया, इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं अपनी प्रैक्टिस की बुनियाद के ऊपर, सर ये भी बहुत अच्छी है, आप इसको देखें। तो जज परसुएड हो जाता है उस पर कि यार उसने एक बड़ा एक जुरिस्ट रह चुका है तो हम इसकी बात क्यों ना माने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, भले राइटली और रॉन्गली। कल मैं मुनीब साहब की एक जजमेंट पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा ही 2023 PhD सुप्रीम कोर्ट का, तो अपने स्टूडेंट्स को मैं रिसर्च करवा रहा था तो मैंने एक बात नोट की, एक्विटी के अंदर एक नया कंसेप्ट बना है जिसका नाम है स्पेशल एक्विटीज़। ये मेरे ख्याल में गालबन 100 साल का है, सालिम भाई आपको भी शायद पता होगा इसका। स्पेशल एक्विटीज़ जहां पे बैंक गारंटी या परफॉर्मेंस गारंटी होती है, जहां पे एक्ट ऑफ गॉड द एनी कंडक्ट विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है। आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट आपको आपके जो एडवर्स एक्शन है उसके ऊपर रिस्ट्रेंट कर देती है। वो क्यों रिस्ट्रेंट कर दिए? बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ स्पेशल एक्विटीज। इसमें 3 या 4 जजमेंट्स हैं और इसके ऊपर काम इंडिया में 1980 से स्टार्ट हुआ है, हमारे यहाँ 1994 में, फिर 2000 में, फिर 2016 में और फिर 2023 के अंदर मुनीब अख्तर साहब ने इस जजमेंट को थोड़ा सा एलैबोरेट किया। तो स्पेशल इक्विटीज का ये जो प्रिंसिपल है, अब डेफिनेटली उन्होंने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा है कि जनाब हमारे जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को देखते हैं, अंधा बन के जो है ना इस्तेमाल करते रहते हैं कि सर फलां सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा उस जजमेंट के अंदर लिखा है कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अगर वो समझते हैं एकेडमिकली थोड़े से रॉन्ग है या गलत है, अपनी इंटरप्रिटेशन करके फॉलो करना चाहिए। PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर मेरे ख्याल में 807 है, ऐसा कुछ करके पेज है, लिखा हुआ डायरी में मेरे पास। तो ये चीज़ भी है। अब देखें ना, अब जो थ्योरी है फॉर एग्जांपल है, अब आपको परमिशन मिल गई कि आप अपने जहन को भी अप्लाई करें, जो चीज़ चलते चली आ रही है उसी को ना करें फॉलो, ठीक है ना। तो ये एक प्रोडक्टिव या प्रोग्रेसिव जो स्टूडेंट्स की निशानी है।